के जल्दी अच्छे होने की कामना करते हैं। उनकी और उनकी फैमिली सेफ रहे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा धन्यवाद रोहित जी को देते हैं कि जिन्होंने इस मुश्किल टाइम में अपना समय निकाला और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे सेमिनार को अटेंड करने को तैयार हुए। ज्यादा समय अब नहीं लेते हुए मैं हमारे फाउंडर कन्वीनर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करें और रोहित जी के बारे में बोल सकते हैं। सर। थैंक यू संदीप जी, कन्वीनर ऑफ आवर स्टडी सर्कल। जैसा संदीप जी ने बताया कि हमने जो पब्लिसाइज कर रखा था, अनाउंस कर रखा था कि इस बार के जो हमारे जीएसटी के स्पीकर लखनऊ से हैं श्रीवास्तव साहब, वो होंगे, लेकिन सडन उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया और हम सबकी तरफ से उनको स्पीडी रिकवरी की शुभकामनाएं। और ऐसे समय पे रोहित वासवानी जी, जो कि एक अपने आप में एक अथॉरिटी है, नॉट ओनली इन दिल्ली और नॉर्थ इंडिया, हर जगह इनकी डिमांड रहती है। और आप सभी लोग, मैं समझता हूँ 90% आप लोग परिचित होंगे अगर नॉर्थ इंडिया से या कहीं से भी हैं। तो ऐसे समय में बहुत सारे चेंजेस हैं और लगातार ये एक प्रोसेस है जीएसटी में। तो आज हमारे बीच में रोहित वासवानी जी हैं। अगर हमारे फेस टू फेस हमारा अगर होता तो हम कुछ गिफ्ट हम कुछ करते, कुछ फूलों का गुलदस्ता देते, लेकिन अभी भी हमें दूरी नहीं है। मेरे पास एक गुलदस्ता है सर, एक्सेप्ट करना, देखना क्या बढ़िया है। आपके लिए गुलदस्ता है सर, आपका स्वागत है रोहित वासवानी जी। वासवानी जी आपके थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब और पैनलिस्ट हमारे पास काफी लोग पैनल ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स, आप सबका वेलकम और रोहित जी आपका भी। और बस ज्यादा समय न लेते हुए मैं समझता हूँ कि इनकी पीपीटी तैयार है रोहित वासवानी जी की, तो प्लीज प्रोसीड रोहित सर। धन्यवाद दुर्गादास जी। और जैसा कि आपने बताया कि जो आने वाले स्पीकर थे उनको ये जो आजकल एक चल रहा है कोविड का, उससे वो ग्रस्त हुए, तो हमारी शुभकामनाएं उनके लिए कि शीघ्र से शीघ्र वो ठीक हों और स्वस्थ होकर हमारे प्रोफेशन में वापसी अपने कंट्रीब्यूशन दें। यहाँ पर उपस्थित सी दुर्गादास जी, फाउंडर कन्वीनर ऑफ दिस स्टडी सर्कल, कन्वीनर ऑफ दिस ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल संदीप शर्मा जी, और इस प्रोफेशन से जुड़े हुए प्यारे दोस्तों, और आपसे मिलना जुलना रहता है। और जैसा कि ऐसा लगा कि कुछ बोलने की ज़रूरत है जीएसटी में, और मैंने सहर्ष ही उसको स्वीकार किया कि आप लोगों से मिलना जुलना होगा, और यदि समय है तो क्यों ना अपने प्रोफेशनल ब्रदर के साथ इसको लगाया जाए। टॉपिक तो जीएसटी में देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं। 3 साल जीएसटी को हो गए, 30 जून को हमने तीसरी इसकी एनिवर्सरी मनाई। 3 साल का जो जीएसटी का कार्यकाल देखा, उसमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे, और जैसा कि हमें पता है कि ये हिस्टोरिकल जिसे कहना चाहिए रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म हमारे देश में हुआ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इस पूरी जो यज्ञ है, जो पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन का रहा जीएसटी का, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उसके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का आज फायदा हमें दिखता है कि जब जीएसटी शुरू हुआ था और जब मॉडल ड्राफ्ट आया था, तो उस समय पर जीएसटी में अपनी बात रखने वाले कुछ गिने चुने लोग थे और उन्हीं के नाम हमारे सामने रहते थे। लेकिन आज जब जीएसटी को 3 साल हो गए हैं, तो देख के बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत सारे अन्य प्रोफेशनल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और अपना योगदान जीएसटी में दे रहे हैं। और जीएसटी अभी एक लंबी प्रक्रिया है, चलने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि नया रिटर्न सिस्टम जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और जहाँ तक आज के विषय की बात है, तो मेरे को बोला गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर मैं अपनी बात रखूं। वैसे अभी रिसेंट अमेंडमेंट जीएसटी को लेके, कोविड को लेके बहुत सारे हैं, आपने वो विषय रखा होगा जरूर। और कुछ टाइमलाइन डेट्स गवर्नमेंट ने दी हैं, जिन टाइमलाइंस का पालन करते हुए खास करके 5 करोड़ से तक के जो एग्रीगेट टर्नओवर वाले व्यापारी हैं, वो अपनी
जून, जुलाई, अगस्त यानी फरवरी से लेकर अगस्त तक की रिटर्न्स को बहुत सहज और सुलभता से बिना इंटरेस्ट के अपनी डेट्स तक फाइल कर सकते हैं। कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेट फी भी नहीं है, और अलग अलग महीनों की अलग अलग डेट्स उनके लिए हैं। 3B के लिए, GSTR 1 के लिए भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है। लेकिन जो 5 करोड़ से ऊपर वाले व्यापारी हैं, उनको जो रिलैक्सेशन था वो लगभग मई के महीने तक था, और लेट फी को लेकर के पार्शियल रिलैक्सेशन अभी भी है, लेकिन इंटरेस्ट उनका 18% पे ही नॉर्मल है, और जो उनकी फाइलिंग की डेट है वो वही है जो नॉर्मली 20 तारीख होती है अगले महीने की। तो उनके लिए फाइल करना एक आवश्यक है, क्योंकि वो इंटरेस्ट से यदि बचना चाहते हैं तो अपनी उसको फाइल करें। उसके अलावा कोविड में जब शुरू हुआ, मैं एक दो बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जस्ट थोड़ा सा एक, चूंकि जो विषय चल रहा है, 23 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस में एक रिट में एक ऑर्डर पास किया कि 15 मार्च के बाद और जब तक कि लॉकडाउन लिफ्ट नहीं हो जाता तब तक का जो पीरियड है वो लिमिटेशंस में काउंट नहीं होगा, और वो एक बहुत वाइड ऑर्डर है, और वो सिविल, क्रिमिनल और बहुत सारी प्रोसीडिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और बहुत सारे लॉज पे वो एप्लीकेबल होता है। उसी के साथ जीएसटी में भी सेक्शन 168A इंसर्ट किया ऑर्डिनेंस में 31 मार्च 2020 को, और 20 मार्च के बाद जो भी डेट्स हो रही थी, जो टाइम लिमिट जो एक्सपायर हो रही थी, लिमिटेशन पीरियड, और अब वो 30 अगस्त तक यदि वो एक्सपायर होता है तो उसकी डेट एक्सटेंडेड 31 अगस्त तक मानी जाएगी। जैसा कि रिफंड एप्लीकेशंस के लिए आपको खास करके पता है कि स्पेसिफाइड डेट से 2 साल तक का एक लिमिटेशन पीरियड होता है, तो उसमें वो सारी डेट्स एक्सटेंडेड मानी जाएंगी। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, रिफंड के लिए, रिप्लाई सबमिट करने के लिए, और डिपार्टमेंट को भी रिफंड ऑर्डर इशू करने के लिए करस्पॉन्डिंग सिमिलर टाइम लिमिट अगस्त तक की डिपार्टमेंट को भी दी है, क्योंकि डिपार्टमेंट के लिए भी लिमिटेशन 60 दिन का होता है रिफंड ऑर्डर इशू करने के लिए, और उस तरह की टाइम लिमिट मिली है। और ना केवल रिफंड, अपील और बाकी सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें भी ये लिमिटेशन एप्लीकेबल होती है। और मैं, जैसा कि विषय है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कैसे उसमें। देखिए, जीएसटी की यदि हम बात करें तो जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है, और वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम की जो सबसे मेन, जिसे कहना चाहिए मशीनरी प्रोविजन है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन है। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट की मशीनरी प्रोविजन नहीं हो तो वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर स्टेज पर टैक्स लगना है, हर पॉइंट पर टैक्स लगना है, और जो पीछे टैक्स पे हुआ है उसका क्रेडिट जो है सप्लायर को मिलना है। यदि हर स्टेज पर टैक्स लगना है और क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम के अलावा जो दो मुख्य रूप से टैक्स सिस्टम फेमस रहे, वो फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन और लास्ट पॉइंट टैक्सेशन रहे। जैसे कि हमने जनरली जो जीएसटी से पहले वैट या सेल्स टैक्स था, वो लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम हम बोलते थे, और उसमें ओरिजिनेट बेस्ड टैक्स होता था, यानी कि लेवी जहां ओरिजिनल होता है वहीं पर उसका होता था। लेकिन चूंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, इसकी लेवी डेस्टिनेशन वाले पॉइंट पर होनी है, और इंडिया के स्पेसिफिक रेफरेंस में हम यदि देखें तो डेस्टिनेशन कहाँ पर होगा, डेस्टिनेशन उस स्टेट में होगा जहाँ पे वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हो रही है। क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टेट्स के पास सोवर्जन राइट्स हैं, हर स्टेट के पास अपना एक सोवर्जन फंड है, स्टेट फंड है, और स्टेट फंड से लेकर के जो रेवेन्यू है उसके ऊपर बजट एलोकेशन और एक्सपेंडिचर की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और जैसा कि ये ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर है, तो जब तक वो डेस्टिनेशन वाली स्टेट तक नहीं पहुंच जाता तब तक जीएसटी पे किया हुआ नहीं माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि ये जीएसटी किसी स्पेसिफिक स्टेट को बिलोंग करता है। अब जैसा कि आईजीएसटी है, आपको पता है कि आईजीएसटी न तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, ना स्टेट फंड ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, और ये अपना एक एस्क्रो अकाउंट की तरह काम करता है। जब तक आईजीएसटी एलोकेट नहीं हो जाता स्पेसिफिक स्टेट में, तब तक वो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू एलोकेशन नहीं होगा। तो ये जो आईटीसी है, ये आईटीसी की चेन यदि प्रॉपर नहीं है तो ये टैक्स उस रेस्पेक्टिव स्टेट में नहीं पहुंच सकता। एक छोटा सा उदाहरण लेके आगे बढ़ जाएंगे इस विषय पर, क्योंकि
ये फंडामेंटल इश्यूज हैं जो कई बार डिस्कशन में आते हैं, लेकिन फिर भी भूमिका में इनको रखना एक आवश्यक रहता है। तो उस संदर्भ में मैंने ये अपनी बात रखी। तो जो जैसा कि मैंने आपसे कहा, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र से यदि वो गुड्स मैन्युफैक्चर होके दिल्ली आता है और दिल्ली से वे गुड्स फिर राजस्थान चला जाता है और यदि उसमें राजस्थान में उसका कंजम्पशन हुआ है तो राजस्थान स्टेट को उसका टैक्स मिलना चाहिए। अब जब टैक्स पे हुआ मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो सप्लायर था उसने वहाँ पे किया और वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे हुआ दिल्ली में, तो वो टैक्स अब राजस्थान गवर्नमेंट को कैसे मिलेगा? यानी कि टैक्स जमा हुआ आईजीएसटी राजस्थान के रजिस्ट्रेशन, आईजीएसटी महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन पर, उसके बाद टैक्स जमा हुआ दिल्ली के रजिस्ट्रेशन पर, और वो रेवेन्यू बिलोंग करता है राजस्थान गवर्नमेंट को। तो ये आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो चेन है, इसके थ्रू ये टैक्स गुड्स के साथ मूव करता हुआ राजस्थान पहुंचेगा और राजस्थान गवर्नमेंट को ये एलिजिबिलिटी, ये टैक्स एलोकेट होगा और उनके स्टेट फंड में ये टैक्स पार्ट बनेगा। उसके स्टेट फंड में बनने के दो तरीके हैं, कई बार आईजीएसटी का एलोकेशन भी होता है और ज़्यादातर केसेस में वो सीजीएसटी एसजीएसटी में कन्वर्ट होके और आधा स्टेट गवर्नमेंट को और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंस इस आईटीसी के प्रोविजन की है। अब आईटीसी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस, बहुत सारे इश्यूज, ब्लॉक क्रेडिट है, एलिजिबिलिटी है कि नहीं, जीएसटीआर 2A का मैचिंग मिसमैचिंग, ट्रांजिशनल क्रेडिट को लेते हुए बहुत सारे डिस्प्यूट और बहुत सारी चर्चाएं इस पे आईटीसी को लेकर चलती रहती हैं। विषय कितना भी कंट्रोवर्शियल हो या फिर जिसमें कहना चाहिए लिटिगेशन है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी में जो आईटीसी को लेकर संवेदना है या जो विषय एक कानून बनाया गया है वो बहुत होल हार्टेड है, बहुत वाइड एक उसका पर्सपेक्टिव है। और बहुत जो क्रेडिट पहले एक्साइज को यदि हम देखें या सर्विस टैक्स रिजिम को देखें या इवन जो वैट लॉ भी हम देखें, दिल्ली वैट लॉ को भी हम देखते हैं, तो जो उनकी डेफिनेशन जो नैरो होती थी उसके कंपैरिजन में बहुत वाइड डेफिनेशंस जीएसटी में हमारे पास हैं। और उदाहरण के लिए यदि आपने कोई कैपिटल गुड्स मशीनरी परचेज की है तो उसका पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आपको सेम टैक्स पीरियड में, जिस पीरियड में वो सेक्शन 16 की कंडीशंस पूरी हुई हैं, एक साथ में सिंगल इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाएगा, आप अवेलेबल है, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस हैं वो जीएसटी में काफ़ी ओपन है। इनपुट की जो डेफिनेशन है, इनपुट सर्विसेज की जो डेफिनेशन है, कैपिटल गुड्स की जो डेफिनेशन है, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन यदि आप कंपेयर करें केवल पिछले प्रोविजन से जो एक्साइज में, सर्विस टैक्स वगैरह में होती थी, तो उनको लेकर के आप यदि कंपेयर करेंगे तो बहुत आसान डेफिनेशन एक कैपिटल गुड्स की आपको इसमें मिलेगी। तो यदि हम देखें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 56 सीजीएसटी एक्ट का। जो है हमारा जो बेसिक डिस्कशन है वो सारा सीजीएसटी एक्ट 2017 के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि उसके पेरीमीटर या स्टेट जीएसटी लॉज हैं, एक्सेप्शनल प्रोविजंस को छोड़कर वो सारे पेरीमीटर हैं, सिमिलर हैं। तो जहाँ जहाँ सीजीएसटी का रेफरेंस है वहाँ एसजीएसटी को रेफरेंस को मानना चाहिए। और एक सिंपल सी एक सिंगल लाइनर डेफिनेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इनपुट टैक्स की है रादर देन इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्या है ये भी हम देखेंगे। और जरा शुरू करते हैं सबसे पहले कंट्रोवर्शियल इशू से, ट्रांजिशनल क्रेडिट के इशू से। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एक ये जजमेंट है, बालाजी इम्पैक्ट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 7 जुलाई 2020। अब एक सेक्शन 140 सीजीएसटी एक्ट में है जहाँ पे ट्रांजिशनल क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है। और जब जीएसटी में ट्रांजिशन हुआ, यानी कि एक्साइज से जब जीएसटी में आए, तो जो स्टॉक था, जनरली स्टॉक को लेकर के जो क्रेडिट सीधा सीधा रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड था, उसको लेकर के ज़्यादातर कैरी फॉरवर्ड हो गए आसानी से। यानी कि जो सैनवेट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड ST3 रिटर्न में था या ER1 रिटर्न में था या वैट में स्टेट में जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, उसको लेकर के इतनी ज़्यादा कोई जद्दोजहद परेशानी नहीं रही। लेकिन जो 30 जून 2017 को स्टॉक था, उसको लेकर के
बहुत केस लॉ चलते रहे और गुजरात से शुरू होकर के और डेली कोई ना कोई केस दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बहुत सारे अन्य हाई कोर्ट्स में चलते रहे। और सबसे बड़ा जो जड़ थी उसकी लिमिटेशन, यानी कि जो उसका फॉर्म है ट्रान 1 या ट्रान 2 जो ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए, वो आप कब तक फाइल कर सकते हैं। और रूल 117 में जो लिमिटेशन 90 डेज की या एक्सटेंडेड लिमिटेशन उसमें थी, क्या वो लिमिटेशन सेक्शन 140 में पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। और लेटेस्ट यदि हम देखें तो एक जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का आया ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज लिमिटेड में, और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो रूल्स में लिमिटेशन है ये मैंडेटरी नहीं है, और इस रूल्स के प्रोविज़न को उन्होंने स्ट्रक डाउन किया। और जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो जनरल लिमिटेशन है 3 साल की, उस 3 साल की लिमिटेशन को उसको अप्लाई किया और 3 साल तक वो ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल हो सकता है। और सारे केसेस में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो रीओपन किया जाए, और डिपार्टमेंट रीओपन टेक्निकल ग्लिचेस के कारण नहीं कर पा रहा था। तो सारे जो लिटिगेंट थे, जो रिट एप्लीकेंट थे, उन्होंने मैनुअली उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट करने की एप्लीकेशन डाली और उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। और फाइनली ये जो ब्रांड इक्विटी का केस आया उसमें वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो गया, भले ही उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली है या नहीं डाली है। जब वो रूल्स ही अल्ट्रा वायरस हो गए सेक्शन के, और जब रूल्स की लिमिटेशन एप्लीकेबल ही नहीं हुई, तो कोई भी जिसने ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल करके क्रेडिट अभी तक नहीं लिया था, उन लोगों ने भी क्रेडिट लेना शुरू किया, और जिसकी वजह से मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का अगला स्लाइड है जो मैं आपको बताऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया। स्टे करने के बाद ये मैटर बालाजी इंपैक्ट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अभी पहुंचा, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा टू अवेट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज लिमिटेड। तो अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर टिकी हुई हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ब्रांड इक्विटी वाले केस में फेवर में जजमेंट में देता है डिपार्टमेंट के, तो ये सारे केसेस लिमिटेशन में कवर होंगे, और उसका आगे क्या फेट होगा ये अपने आप में एक बहुत लिटिगेटेड इशू रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट उनको रीओपन करने के सारे भरसक प्रयास करेगा, और कहीं ना कहीं ये लिटिगेशन लंबा चलने वाला है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने इन फेवर ऑफ द सप्लायर यानी ब्रांड इक्विटी के फेवर में जजमेंट पास किया, तो जितने और भी लोगों ने क्रेडिट लिए रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ द ब्रांड इक्विटी और अदर जजमेंट्स, वो सारे विल बी फाइनलाइज्ड, और वो फिर इशू वहाँ पे मैटर क्लोज होगा, और उस केस में फिर बेनिफिट एसएससी के फेवर में रहेगा। और कहीं ना कहीं 3 साल तो वैसे भी ओवर हो गए। जब 3 साल ओवर हो गए तो अब तो मैटर वैसे भी क्लोज होना ही है, क्योंकि जो एक्सटेंशन ब्रांड इक्विटी में सप्लायर्स को मिली वो भी 30 जून 2020 को 3 साल वाली पीरियड समाप्त हो गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसमें नोटिस इशू हुए, और ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यून्ड ऑर्डर शेल रिमेन स्टेड, यानी कि गवर्नमेंट को स्टे मिल गया। इट इज़ इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट कि जो ब्रांड इक्विटी का ऑपरेशन है केस लॉ का, वो स्टे हो जाएगा। यानी कि कोई भी सप्लायर ब्रांड इक्विटी के केस को ठीक मानते हुए ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल नहीं कर सकता था। और ये जजमेंट 19 जून 2020 को आया। लेकिन 19 जून से पहले जिन्होंने हाई कोर्ट और उसके बेस पे ऑलरेडी क्रेडिट ले लिया है, वो सब क्रेडिट जजमेंट्स इस स्टे से पहले के माने जाएंगे। लेकिन वो भी सब अब डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट उनको शो कॉज नोटिस फॉर अवेलिंग रॉन्गली अवेलिंग द क्रेडिट देगा बेस्ड ऑन दिस फाइनल आउटकम ऑफ दिस जजमेंट। अब जरा एक बार थोड़े से सेक्शंस देखते हैं कि ये जो आईटीसी है इसमें कौन कौन से एप्लीकेबल सेक्शंस हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ये इशू ऑलरेडी काफ़ी आईटीसी का इम्पोर्टेंट इशू है, और आईटीसी से रिलेटेड मैटर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए ऑडिटर, एज ए प्रैक्टिशनर, जो कंसल्टेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको एट द मोमेंट जब वाउचर एंट्री हो रही होती है तभी ये डिसाइड करना होता है कि इस पे क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है, या कोई पार्शियल क्रेडिट है, या इस पे रिवर्सल होना है। तो वो सारी चीज़ें क्रॉप अप होती है। सेक्शन 16 जो अपने आप में कोड इन इटसेल्फ है। जब हम सेक्शन 16 की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 16 को ऐसे समझना चाहिए कि ये एक बेनेवोलेंट प्रोविजन है, और बेनेवोलेंट प्रोविजन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द सीजीएसटी एक्ट 2017, and the government has wide enough power to give the benefit of input tax credit, and the input tax credit is not the inherent right of the supplier
to avail it without having the specific provision. इसका मतलब ये है कि जब तक यदि ITC मिलने का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है लॉ में, तो कोई भी सप्लायर कोर्ट में ये प्ली नहीं ले सकता कि मेरे को इस पे ITC मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ये जो है वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है, GST में GST का पर्पस है। ऐसा कहीं यदि आप पूरी स्कीमा में देखेंगे GST में, ऐसा कहीं पूरी स्कीमा में नहीं लिखा कि GST लॉ जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, या इसमें वैल्यू एडेड टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना इनहेरेंट राइट है। हाँ, स्कीम ऑफ टैक्सेशन जो है वो जरूर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, और सारे प्रोविजन यदि आप कंबाइंड रीडिंग करेंगे तो यही आएगा। तो इसलिए सेक्शन 16 अपने आप में एक कोड है। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट कोड इन इटसेल्फ है, जिसके बेस पे कोई भी सप्लायर ये डिटरमाइन करेगा कि उसको ITC अवेलेबल है या नहीं है, और है तो किन कंडीशंस पे है, और इट इज रीड विद रिलेवेंट रूल्स। जहाँ जहाँ पे रेफर किया हुआ है प्रेस्क्राइब कंडीशंस के लिए, वहाँ रूल रेफर होंगे। कहीं कंट्राडिक्शन है तो उसको हमें समझना पड़ेगा। फिर एक है सेक्शन 17 जो ब्लॉक क्रेडिट्स की बात करता है, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट्स। तो ब्लॉक क्रेडिट्स क्या है? यानी कि सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 की जो कंडीशंस पूरी हो रही हैं, सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी होने के बावजूद भी कुछ क्रेडिट ऐसे हैं जहां पे क्रेडिट को ब्लॉक किया हुआ है। तो समझना यह है कि सेक्शन 16 में यदि कंडीशंस को फुलफिल हो रही है, यदि सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अलाउबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी होने के बावजूद भी ऐसी कंडीशंस हैं सेक्शन 17 में कि जहां पे क्रेडिट को ब्लॉक किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के पास राइट है कि गवर्नमेंट किस चीज़ पे क्रेडिट दे या किस चीज़ पे क्रेडिट ना दे। एंड दीज प्रोविजंस आर नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 16(1) और एनी अदर सेक्शन कि आपको जो क्रेडिट है वो ब्लॉक किया गया है। अब इसको समझते हैं जरा, ये ब्लॉक क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल्स हैं, तो मोटर व्हीकल पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है। कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि जो मोटर व्हीकल है ये तो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, ये तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है, ये तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का पार्ट है, लेकिन वो सेक्शन 17 के मिसचीफ में कहीं ना कहीं कवर होता है, इसलिए उसका क्रेडिट नहीं आता। और कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैं जहाँ पे सेक्शन 18 में क्रेडिट है, जैसे कि कोई नया रजिस्ट्रेशन लेता है और उसके पास स्टॉक है, तो उस केस में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। या और जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैं जहाँ पे कंपोजिशन से नॉर्मल में आते हैं, तो जहाँ जहाँ इनपुट टैक्स ले सकते हैं, तो सेक्शन 18 में इस तरह की स्पेशल कंडीशंस हैं। 19 जो है वो जॉब वर्क से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं, क्योंकि यदि आप सेक्शन 16 को देखेंगे तो सेक्शन 16 की जो कंडीशंस हैं उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको ITC की एलिजिबिलिटी डाउटफुल होती है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जॉब वर्क है, तो जॉब वर्क के केस में यदि रॉ मटेरियल है, गुड्स है, वो आपको रिसीव ही नहीं हुआ, यदि गुड्स आपको रिसीव ही नहीं हुआ है तो फिर सेक्शन 16(2) की कंडीशंस पूरी नहीं होती। जब सेक्शन 16(2) की कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर कैसे आप ITC क्लेम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन 19 है इसने स्पेशल कंडीशंस में आपको ITC को अलाउ किया हुआ है, और कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है ISD से रिलेटेड सेक्शन 20 और 21 में। हम लोग अपना डिस्कशन मेनली सेक्शन 16-17 पर करेंगे, क्योंकि जो ITC के क्रिटिकल इश्यूज हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज होगी तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डेफिनेशन है एक सेक्शन 2 क्लॉज 62 में, और वो डेफिनेशन क्या कहती है। यदि हम उस डेफिनेशन को देखें कि ये डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है इनपुट टैक्स की, और इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस CGST, SGST, IGST, UTGST, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन के रेफरेंस में, यानी कि इनपुट टैक्स अनरजिस्टर्ड के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता। ये रजिस्टर्ड पर्सन के रेफरेंस में है। जहां सेक्शन 18 का स्पेसिफिक प्रोविजन आएगा वहां अलग इश्यूज हैं, उसमें स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। अदरवाइज रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है,
और अनरजिस्टर्ड से जब रजिस्टर्ड होते हैं तब भी पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस तरह से इस सेक्शन को यदि हम देखें तो विच इज चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम, यानी कि जो रिसिपिएंट है उसको जो भी चार्ज किया हुआ है CGST, SGST, IGST, वो इनपुट टैक्स है। और इसमें क्या इंक्लूड है, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम में टैक्स IGST लगा है वो भी IGST इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में इंक्लूड है। और जो रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट ने टैक्स पे किया है वो भी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में इंक्लूड है। लेकिन जो कंपोजिशन के अंडर में टैक्स पे हुआ है, यदि आपने परचेज किसी कंपोजिशन सप्लायर से करी है तो कंपोजिशन सप्लायर वाला जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। यदि हम इसको ध्यान से देखें कि शुरू में जब GST इम्प्लीमेंट हुआ तो बहुत क्वेरीज आती थी कि जो RCM का टैक्स है, GTA पे RCM में टैक्स पे किया है, उस पे रेट ऑफ टैक्स में कंडीशन में लिखा हुआ है कि 5% विदाउट द बेनिफिट ITC, तो क्या उस पे ITC मिलेगा। अभी भी कई बार कुछ केसेस में क्वेरीज आती होंगी, लेकिन वो क्वेरीज रेट ऑफ टैक्स से रिलेवेंट है, यानी कि वो रेट डिटरमाइन करने के लिए है नोटिफिकेशन 11/2017। और जो रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो स्पेसिफिकली लिखा है कि जो RCM में टैक्स पे किया है वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में कवर होता है, इसीलिए जो भी RCM में टैक्स पे हो रहा है वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में कवर है। और उसकी जो बाकी कॉन्सिक्वेंशियल कंडीशंस हैं यदि वो पूरी होती हैं तो उस पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है। फिर हम जरा ध्यान से देखें कि जो GST में वो पेमेंट है, यानी कि पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे हो रहा है, तो उसके दो मेथड्स हैं। सर्विस टैक्स में भी थे, एक्साइज में भी थे, लेकिन GST में जरा डिफरेंट है। GST में जो फ्रेम किया है लॉ, जो सेक्शन की स्कीम है वो डिफरेंट है। उसमें जो आउटपुट लायबिलिटी है वो पूरी लायबिलिटी सप्लायर की है पे करने के लिए, यानी कि कोई नेट टैक्स लायबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी लायबिलिटी है दैट इज आउटपुट माइनस ITC। इसको इस तरह समझिए कि जो आउटपुट टैक्स को पे करने के दो तरीके हैं, एक तो कैश लेजर है सेक्शन 49(1) में, एक क्रेडिट लेजर है 49(2) में। इन दोनों से आप अपनी GST की जो आउटपुट लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इशू है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे केसेस में जो 16(4) की लिमिटेशन है, जरा इससे जोड़ के देखिए आप। यदि 16(4) की लिमिटेशन है कि ITC आप कब तक क्लेम कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर्स की अगला ईयर है उसकी सितंबर की जो ड्यू डेट है, यानी सितंबर की जो ड्यू डेट 3B फाइल करने की है, 20 तारीख, 22 तारीख या 24 तारीख, एज द केस में भी, वो टाइम बारिंग है, वहां तक आप ITC क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके बाद कभी कोई लाइबिलिटी आएगी तो आप ये एजिटेट नहीं कर सकते कि ये जो मेरी लाइबिलिटी है तो उसके साथ साथ मुझे उस ITC का बेनिफिट भी मिलना चाहिए, और ये जो आउटपुट टैक्स है इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय द इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस इज नॉट ए राइट अवेलेबल टू द सप्लायर। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक चीज से इसको जोड़ के बताता हूँ। अभी रिसेंटली GST काउंसिल की डिसीजन हुई और उसमें जो एक नोटिफिकेशन वेवर ऑफ लेट फी का है 76/2018, उसको फिर अमेंड किया गया और एक स्पेशल एमनेस्टी स्कीम लाई गई कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक जो डिफॉल्टर हैं, क्योंकि फरवरी से फिर कोविड के रिलीफ स्टार्ट हो गए, वो अलग से प्रोविजन चल रहे हैं, उनको फिर हम जो है मौका देंगे एक बार रिटर्न फाइल करने का। और लेट फी जो है दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 500 अंडर बोथ ऑफ द एक्ट्स। और जहाँ पे निल लाइबिलिटी है वहाँ पे वेव हो जाएगी, पूरी 100% लेट फीस वेव हो जाएगी। और वो स्कीम अभी कंटिन्यूइंग है और 30 सितंबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जुलाई 2017 से जो आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका ITC आपको मिलेगा क्या? यदि कोई ITC रह गया था, जब आपने 3B फाइल नहीं किया तो आपने ITC भी क्लेम नहीं किया, क्योंकि ITC क्लेम करने का केवल एक ही तरीका है, वो है GSTR 3B। और यदि आज आप जुलाई 2017 से और मार्च 2019 तक की 3B फाइल कर रहे हैं तो जिसका ITC ऑलरेडी टाइम बार हो चुका है। 19-20 की जो ITC है वो अभी अवेलेबल है, वो टाइम बार नहीं हुए हैं। तो 19-20 में तो वो जो जितनी पीरियड आएंगे आप ITC क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एकदम मैंने एक इशू रखा और एक क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड मेरे पास आया है कि मुकेश जी ने पूछा है कि GST इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल वेयर वी पे GST अंडर RCM
मैकेनिज्म ऑन जीटीए सर्विसेज एट द रेट ऑफ 5%। मैंने तो सर अभी रखा ही था और मैं तो ये सोच रहा था कि ये इशू क्लोज हो गए हैं और मैंने कहीं ना कहीं इस पे क्लैरिटी आ चुकी है। रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट टैक्स की अभी भी डेफिनेशन आपने देखी कि आरसीएम में जो आप टैक्स पे करते हैं वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। रेट ऑफ टैक्स की नोटिफिकेशन में जो रेट के लिए कंडीशन है उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा करके, वो आईटीसी उस जीएसटी को पे करने के लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए जो रिवर्स चार्ज का आईटीसी है वो सारा कैश में ही पे कराया जाता है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती जो आरसीएम वाला आईटीसी है वो आप आईटीसी को यूटिलाइज करके पे कर लें, वो आपको कैश में ही पे करना पड़ता है। तो इसलिए वहां तो आपने आईटीसी लिया ही नहीं, दैट इज। और जो सप्लायर है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशंस होती हैं। यदि कोई ट्रांसपोर्टर 12% टैक्स देके फॉरवर्ड चार्ज में आना चाहे तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, लेकिन यदि वो 12% फॉरवर्ड चार्ज में नहीं है, आरसीएम में है, तो वो आईटीसी का क्रेडिट ना तो ट्रांसपोर्टर को मिलेगा ना रेसिपिएंट को मिलेगा विद रेफरेंस टू आउटपुट सर्विस, लेकिन ये टैक्स इनपुट सर्विस बन गया रेसिपिएंट के लिए और इसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। तो अब आगे और चलते हैं, नेक्स्ट एक देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी क्या है। आईटीसी की अवेलेबिलिटी बहुत वाइड है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही क्लियर किया कि आईटीसी इनपुट पे भी मिलता है, इनपुट सर्विसेज पे भी मिलता है, कैपिटल गुड्स पे भी मिलता है, और अंडर सेक्शन 16 यानी 3 तरह से यदि हम इस आईटीसी को देखें, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। और इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आईटीसी का डिफरेंशिएशन होता है। जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो आपसे पूछता है, अभी जीएसटीआर 3B में तो अलग अलग नहीं पूछता कि कितना इनपुट का है, कितना इनपुट सर्विसेज का है, कितना कैपिटल गुड्स का है, लेकिन एनुअल रिटर्न में वो आपसे अलग अलग पूछता है। तो इसलिए ये अलग अलग बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए रेस्ट्रिक्शन भी अलग अलग हैं, तो ये हमें जरूर देखना चाहिए। और एक और क्वेश्चन, आरसीएम एप्लीकेबिलिटी ऑन फ्रेट पेड टू जीटीए एंड नॉन जीटीए, रेट ऑफ टैक्स एंड आईटीसी स्टेटस। जीटीए पे 5% है, नॉन जीटीए का डिपेंड करता है कौन सी सर्विस है, जनरल रेट सर्विस का 18% है, नॉन जीटीए आरसीएम में नहीं है, और जीटीए सर्विसेज केवल आरसीएम में हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर्ड है कि आईटीसी भी अवेलेबल है आरसीएम का, और यदि जीटीए है तो उस पे 5% का रेट रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल होगा। तो ये इतना वाइड डेफिनेशन है जिसको हमने समझा। अब यूटिलाइजेशन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं, और यूटिलाइजेशन को लेकर के अमेंडमेंट भी आए, और सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट मूव हुए, सेक्शन 49 में अमेंडमेंट हुए, 49A 49B इंसर्ट हुआ, 49 जो 5 है उसमें प्रोविजो इंसर्ट हुए। उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार आज भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स रिटर्न फाइल करते हुए ये देखते हैं कि इस केस में तो सीजीएसटी की लायबिलिटी आ रही है जबकि एसजीएसटी का क्रेडिट स्टैंड करता है। इसमें क्या करें, क्योंकि पोर्टल पे ऑप्शन अवेलेबल होता है कि जो आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करना है वो पहले सीजीएसटी से करें या पहले एसजीएसटी से करें, इस तरह। हालांकि यूटिलाइजेशन हमारा पूरा आईटीसी का टॉपिक फुल फ्लैश नहीं है, लेकिन हम उसमें कवर कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड क्या है। तो जनरल प्रोविजन तो यही है कि जो आईजीएसटी का क्रेडिट है उसको पहले आप आईजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करेंगे, फिर सीजीएसटी के अगेंस्ट करेंगे, फिर एसजीएसटी के अगेंस्ट करेंगे या यूटीजीएसटी के अगेंस्ट करेंगे। और ऐसे ही जो सीजीएसटी का क्रेडिट है वो पहले सीजीएसटी के अगेंस्ट होगा, एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो पहले एसजीएसटी के अगेंस्ट होगा। इसी तरीके से बाकी यूटीजीएसटी का क्रेडिट भी यूटिलाइज होगा। लेकिन ये जो जनरल एक सीक्वेंस है, अब इसमें 2 बड़े ट्विस्ट आ गए और दोनों को समझना चाहिए। एक जो ट्विस्ट है वो तो पहले दिन से ही पोर्टल काम कर रहा था कि पहले आईजीएसटी को पे करने के लिए वो सीजीएसटी का क्रेडिट खत्म करता है, उसके बाद वो एसजीएसटी पे जाता है। तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बात हमारे ध्यान में आएगी। अब एक एडवांस रूलिंग डाली गई वेस्ट बंगाल में, स्टॉर्म कम्युनिकेशन, और ये जनवरी 2019 की है। ये ऑलरेडी इशू क्लियर है, लेकिन अभी भी इसको लेकर के हाई कोर्ट में रिट और इसको लेकर के डिस्कशन, और जितने भी लिटिगेशन के एंगल से देखने वाले लोग हैं या जितने भी लॉ को समझने वाले लोग हैं
वो ये देखते हैं कि ऐसा जीएसटी में कौन सा प्रोविजन है जो हमें प्रोहिबिट कर रहा है। यदि आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं और यदि इनपुट टैक्स जो है वो हरियाणा में पे हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो हरियाणा के सीजीएसटी और एसजीएसटी का दिल्ली में आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा। तो इसी तरह की ये एक एडवांस रूलिंग स्टॉर्म कम्युनिकेशंस में आई। कैन ए पर्सन रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल क्लेम आईटीसी फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ अदर स्टेट्स, ये एक इशू आया। दूसरा, कैन ही एडजस्ट द आईटीसी ऑफ वन स्टेट सीजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ अनदर स्टेट सीजीएसटी। चलो हम ये मान भी लें कि जो वेस्ट बंगाल का एसजीएसटी है और जो बाकी स्टेट्स का एसजीएसटी है वो अलग है, तो इसलिए दूसरे किसी स्टेट का एसजीएसटी वेस्ट बंगाल के एसजीएसटी में आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हम किसी दूसरे स्टेट के सीजीएसटी को वेस्ट बंगाल के सीजीएसटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं? और यूज तो तब करेंगे जब आपको आईटीसी मिलेगा। आईटीसी तो तब मिलेगा जब पोर्टल आपको अलाउ करेगा। तो पोर्टल क्या आपको अलाउ करता है दूसरे स्टेट के टैक्स को पे करने का? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पे दूसरे स्टेट में टैक्स पे किया हुआ होता है। कैन ही एडजस्ट द आईटीसी ऑफ तमिलनाडु जीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वेयर एज ही इज नॉट रजिस्टर्ड इन तमिलनाडु? तो क्या वो तमिलनाडु का आईटीसी जो है उसको वो आईजीएसटी के पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं? घुमा फिरा के एक ही बात को पूछा है, यूटिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटीसी की एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो सीजीएसटी एसजीएसटी की आप हमारी नहीं बात मानते, तो क्या आईजीएसटी को पे करने के लिए हम यूज कर सकते हैं? क्योंकि आईजीएसटी तो एक नॉन फंड बेस्ड टैक्स है, यानी कि जिसका सीधा सीधा कोई फंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंड है, उसी का फंड है, और उसको जब तक आप एलोकेट नहीं करेंगे तब तक वो रेवेन्यू नहीं बनता। तो इसका आंसर आया रूलिंग का कि नो। द आंसर इज नो। Not input tax to the said person. The GST Act does not contain any concept of input tax to an unregistered person. No credit of it's therefore admissible under the GST Act. All the answer questions has been answered in negative. कि जो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो तमिलनाडु के ही जीएसटी का क्रेडिट ले सकता है, तमिलनाडु के ही सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकता है। यदि वो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो जो सेक्शन 16 में कंडीशन है, जो इनपुट टैक्स के लिए भी मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताई थी, इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो जब वो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने का कोई सवाल नहीं उठता। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन एकेडमिक पर्पस से ये क्वेश्चन अलाइव है और ये भी अलाइव रहेगा जब तक कि इस पे कोई फाइनलिटी और नहीं आती है। फिर एक 1 फरवरी से अमेंडमेंट आया सेक्शन 49 में, और उसमें सीधी सी एक बात थी कि कंडीशनल यूटिलाइजेशन ऑफ एसजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। क्या कंडीशनल यूटिलाइजेशन है कि जब तक आप सीजीएसटी के क्रेडिट को कंज्यूम नहीं कर लेते पूरा फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तब तक आप एसजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये आपको पता है, ये पोर्टल करता ही है। यदि आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है समझिएगा, और यदि आपके पास क्रेडिट सीजीएसटी एसजीएसटी का दोनों है तो आपके पास चॉइस नहीं है, पहले सीजीएसटी का क्रेडिट क्लोज होगा और उसके बाद फिर आईजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी का क्रेडिट आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक उन्होंने प्रोविजो न्यू क्लॉज में इंसर्ट किया। अब एक जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर क्या है। यदि आप देखें कि ये क्या है कि एक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, आईजीएसटी की 100 रुपीज़ है, सीजीएसटी एसजीएसटी की 20 रुपीज़ है, टोटल 140 एक टैक्स पीरियड में, अज्यूमिंग दिस इज द लायबिलिटी। और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हैं, जो अवेलेबल है या अवेल किया है, वो 20 आईजीएसटी का है, 80 सीजीएसटी और 80 एसजीएसटी का है, टोटल 180। यदि आप टोटल देखें तो आईटीसी इज मोर देन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, कैसे यूज करेंगे? आईजीएसटी को पे करने के लिए सबसे पहले 20 रुपए का जो आईजीएसटी का क्रेडिट है उसको यूज करेंगे। उसके बाद 60 रुपीज जो है वो सीजीएसटी का यूज करेंगे, क्योंकि सीजीएसटी के बाद 60 रुपीज बचता है, क्योंकि 20 तो उसकी अपनी सीजीएसटी की लायबिलिटी है। तो सीक्वेंस सबसे पहले सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स से पे होगा, बाकी बचेगा 60। तो सवाल ये है कि ये सीजीएसटी का ही 60 क्यों? क्या ये 60 एसजीएसटी का हो सकता है? द आंसर इज नो। प्रोविजो इंसर्टेड इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 5, उसके रेफरेंस में ये सीजीएसटी पहले आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, फिर जो बचा उसकी जरूरत पड़ी तो एसजीएसटी के आईटीसी से आपने उसको
IGST को पे किया, तो 20 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ी, वो आपने SGST से लिया, तो IGST का आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स बराबर हो गया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निल हो गया, CGST एग्जॉस्ट हो गया। अब SGST का 40 रुपीज़ आपके बचे, दिक्कत तो कोई नहीं है। 180 रुपीज़ का आपका क्रेडिट था, 140 की लायबिलिटी थी, 40 बचने थे, अब चाहे CGST में बचे या SGST में। लेकिन यदि आप नेक्स्ट मंथ उसका देखेंगे, नेक्स्ट टैक्स पीरियड में, यदि आप 40 रुपीज़ ये आगे बचा के ले जा रहे हैं और अगले महीने 40 की लायबिलिटी है, 20 CGST 20 SGST, तो क्या होगा कि केवल 20 ही आप यूज़ कर पाएंगे SGST के अगेंस्ट, और CGST के 20 रुपीज़ आपको कैश में पे करने पड़ेंगे, जबकि 20 रुपीज़ SGST आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये कई बार क्वेरीज अभी भी आती हैं, प्रैक्टिकल है, समझना चाहिए, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि हम इसको क्रेडिट को कैसे करेंगे। फिर देखिए, कोई एनोनिमस अटेंडी हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इन्होंने पहले भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पूछा। ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय GTA टैक्सेबल इफ वन और बोथ आर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। देखिए, ट्रांसपोर्ट की बहुत बार डिस्कशन हो गई। ये ट्रांसपोर्ट यदि 12% वो सप्लायर पे नहीं कर रहा, तो ये मैंडेटरी रिवर्स चार्ज है, चाहे दोनों रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। नहीं है तो रिसिपिएंट को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर के पास ऑप्शन है कि वो अनरजिस्टर्ड रह सकता है, यदि उसकी और कोई सप्लाई नहीं है तो। चाहे दोनों रजिस्टर्ड है तो भी ट्रांसपोर्ट सर्विस 5% में मैंडेटरी RCM में है। लेकिन यदि वो फॉरवर्ड चार्ज में आप लेना चाहते हैं तो 12% आपको ट्रांसपोर्टर को पे करना पड़ेगा विद द बेनिफिट ऑफ ITC। तो ये मैंने एक आपको उस प्रोविजन को समझाने की कोशिश की कि जो एक सीक्वेंस है उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम पे करते हैं और उसको रूल से उन्होंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, जब रूल्स आए, रूल्स में अमेंडमेंट आई, तो उन्होंने ये वाला जो इशू है जो अभी हम 49A का डिस्कस कर रहे हैं, वो उन्होंने रूल से उसको कहीं ना कहीं हैंडल करने की कोशिश करी है। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि जो IGST का क्रेडिट है वो पहले आपको कंज्यूम करना है पूरा। जब तक आप IGST का क्रेडिट पूरा कंज्यूम नहीं कर लेते, तब तक आप CGST या SGST के क्रेडिट को हाथ नहीं लगा सकते। अब सवाल ये है कि चलो आपने IGST का क्रेडिट तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन IGST को क्रेडिट को कंज्यूम करते हुए क्या उसको मैंडेटरीली आपको CGST से एडजस्ट करना रिक्वायर्ड है? यदि आप सेक्शन देखें तो कहीं ना कहीं ये इशू आता है कि उसको सबसे पहले आपको CGST से ऑफसेट करना पड़ेगा। तो उसका मैनर क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और यदि हम इसको इशू को देखें तो रूल से उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। अब इशू क्या है कि 100 रुपए की IGST की लायबिलिटी है, 20 की CGST SGST की लायबिलिटी है, और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है IGST का 150। CGST SGST के भी सफिशिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट है 50 रुपीज़ के। टोटल 250 का ITC है, 140 रुपीज़ आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, 110 रुपीज़ अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगे? क्या 50 रुपीज़ का IGST जो बच रहा है वो सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आप 100 का आउटपुट टैक्स पे करने के बाद? जो ITC है IGST का वो 150 है, तो क्या 50 कर लेंगे? नो। पहले आप 50 रुपीज़ को कंज्यूम करेंगे। तो 50 को कंज्यूम करने के लिए आपने CGST में 20 यूज़ किए, SGST में 20 यूज़ किए, 10 बचे, 10 आप आगे ले गए, और जो CGST और SGST का ITC है वो पूरा का पूरा आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो हमें ध्यान में रखना है कि इवन आपके पास CGST SGST का ITC है, तब भी आपने वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया। अब आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया। जनरल सीक्वेंस हम क्या पढ़ रहे थे कि CGST का क्रेडिट पहले CGST के लिए यूज होगा, हाँ होगा, लेकिन यदि IGST का क्रेडिट पढ़ा है तो पहले उसको यूज करिए CGST से भी ऊपर। अब इसमें इशू ये आता है कि जैसे ये तो 2020 लायबिलिटी है इक्वल, तो ये क्या हम केवल CGST में यूज कर सकते हैं या केवल SGST में यूज कर सकते हैं? तो वो आपकी चॉइस है। आप IGST के क्रेडिट को CGST SGST में किसी भी रेशो में आप यूज कर लें, वो रूल्स में उन्होंने प्रोवाइड किया है, और इससे आप अपनी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक जो सेक्शन 49B है वो रेजुलरी सेक्शन है, कभी भी उसको यूज़ कर पाएंगे। इनपुट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल एक डेफिनेशन है ITC में, जिसको हमने समझा है कि व्हाट इज इनपुट,
मैंने आपको बताया था बहुत वाइड डेफिनेशन है, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय ए सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स को हमने इनपुट से अलग किया है, इसीलिए ये जो है इनपुट में कैपिटल गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे। इसीलिए उसके रेफरेंस में जब आप एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट पे रिफंड क्लेम करते हैं विद द पेमेंट ऑफ विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एलयूटी के अगेंस्ट में, तो जब आप रूल 89 को लगाते हैं तो उसमें केवल इनपुट का आईटीसी आता है, कैपिटल गुड्स का नहीं आता। जब इन्वर्टेड ड्यूटी के लिए आप नेट आईटीसी की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें केवल इनपुट है, कैपिटल गुड्स नहीं है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा कि इनपुट क्या है। एक क्वेश्चन और आया रिलेटेड टू आईटीसी यूटिलाइजेशन, इनपुट ऑफ सीजीएसटी विल फर्स्ट बी अप्लाइड फॉर टू सीजीएसटी आउटपुट और आईजीएसटी आउटपुट। Naturally, input of CGST first will be applied for the CGST output only. But if you have the IGST ITC in excess after utilizing the IGST output tax, then first you will utilize the IGST ITC for the payment of CGST, and then you will apply the CGST. एक और क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रीट इन GSTR 9 in RCM liability of 1890 paid and ITC claimed in 1920। बहुत ही आउट ऑफ द कंटेस्ट का क्वेश्चन है। GSTR 9 का पूरी भूमिका बनानी पड़ती है। अब जैसे ITC की एक हमने बैकग्राउंड बनाया है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको समझाना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है। पहले एनुअल रिटर्न की पूरी स्कीम को समझना पड़ेगा कि टेबल 4 टेबल 5 क्या कहती है, लेकिन सिंपली यदि आप देखें तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है आरसीएम की लायबिलिटी को कि वो उस साल की एनुअल रिटर्न में आएगी जिस साल आपने आरसीएम पे किया है, और सिंपल है कि जिस साल आपने आरसीएम पे किया है उस साल आप उसको दिखाएंगे। और आईटीसी क्लेम आफ्टर पेमेंट ही आपको मिलता है आरसीएम में, तो उसका सवाल ही नहीं उठता कि उससे पहले आप उसका आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे। और आगे चलते हैं, इन द फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस है, एक एक लैंग्वेज, एक एक को डेफिनेशन को यदि हम डिस्कस करें तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत डिटेल में हम डिस्कशन कर सकते हैं और 3-4 घंटे लगभग इन डेफिनेशंस को हम टाइम डिवोट कर सकते हैं, जो मैं सबसे कहूँगा कि हम सब लोगों को डिवोट करना चाहिए और इनको समझना चाहिए, क्योंकि इनपुट को हम गुड्स से कई बार कंफ्यूज करते हैं बहुत जनरल पैरेलल्स में, इसलिए इनपुट को गुड्स से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। गुड्स इंक्लूड्स बोथ रॉ मटेरियल एज वेल एज कैपिटल गुड्स, लेकिन इनपुट जो है वो केवल अदर देन कैपिटल गुड्स की बात करता है। अब इनपुट में क्या क्या हो सकता है, जरा हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्या कंज्यूमेबल मटेरियल इसमें कवर है, गैस इसमें कवर है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कवर है, कोल इसमें कवर है, वाटर इसमें कवर है। ये एक जस्ट एग्जांपल है, इनको आप कोई लीगल उसमें मत समझिएगा कि इस पे आईटीसी मिलना है या नहीं मिलना, या इलेक्ट्रिसिटी पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है तो इस पे कैसे इनपुट हो जाएगा, नहीं लगता। लेकिन क्या इनपुट की क्या इंटेंट है, इनपुट मतलब गुड्स हैं लेकिन अदर देन कैपिटल गुड्स हैं, तो वो कंज्यूमेबल गुड्स भी हो सकते हैं, वो पेरिशेबल भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकती है यदि वो गुड्स की डेफिनेशन में है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होते हैं और वो कैपिटल गुड्स नहीं है तो वो इनपुट हैं। आईटीसी के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे एक डिफरेंट मैटर है। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, एडवर्टाइजिंग मटेरियल परचेज बाय सप्लायर। यदि कोई सप्लायर एडवर्टाइजिंग मटेरियल परचेज करता है तो क्या उस पे इनपुट माना जाएगा? वो तो इनपुट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो गुड्स होना चाहिए केवल, और वो चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, चाहे वो स्टेशनरी है, चाहे वो पेन है, पेपर है, पेंसिल है, और कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमेबल गुड्स है, वो सारे इनपुट की डेफिनेशन में कवर होते हैं। और इसीलिए कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे। फिर इनपुट सर्विस की डेफिनेशन हम देखेंगे, वो भी सिमिलर है इनपुट सर्विस की डेफिनेशन। उसमें भी एनी सर्विस है विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और यदि आप सर्विस की डेफिनेशन देखें पर से, तो सर्विस की डेफिनेशन तो बहुत वाइड है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, anything and everything other than goods will be covered within the ambit of service। कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है और सीजीएसटी की भी डेफिनेशन है, जहाँ पे ये इस तरह का वाइड हमें इंपोर्ट हमने लिया हुआ है। तो इसीलिए इसको हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ सर्विस है तो सर्विस के लिए डेफिनेशन डिफरेंट होती है।
और कुछ एग्जाम्पल यदि हम सर्विस के देखें तो जैसे पार्किंग फी पे करते हैं, ट्रैवलिंग है, कंसल्टेंसी है, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, रिपेयर मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, जॉब वर्कर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, और डीम्ड सर्विस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब सर्विस की डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जो इनपुट टैक्स होता है वो इनपुट सर्विस की वजह से इनपुट टैक्स होता है, क्योंकि वो डीम्ड डेफिनेशन हमारी जो है, यानी कि जो फिक्शन है, यानी कि जो शेड्यूल 2 है जो ये कहता है कि यदि कोई सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो गया है तो वो सप्लाई गुड्स की होगी या सर्विसेज की होगी, तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज है जहाँ पे वो हमें इस बात की बात करता है। तो इसलिए इनपुट और इनपुट सर्विसेज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और अब हम आते हैं कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पे। और कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन यदि हम देखें तो उसको भी इन्होंने सिंपल करने की कोशिश की है, और एज ए अकाउंटेंट यदि हम समझेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में भी आएगा कि ये गुड्स हैं। गुड्स तो हैं ही, कैपिटल गुड्स होने के लिए सबसे पहले गुड्स तो होना ही पड़ेगा, पर गुड्स तो इनपुट्स भी हो सकते हैं, the value of which is capitalized in the books of accounts of the person claiming the ITC. और वो तो कंडीशन सब में है ही, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये तो कंडीशन सबके लिए है ही, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन हम तो इसके अलावा की बात कर रहे हैं कि जो कैपिटलाइज हो रहे हैं, यानी कि जो कैपिटलाइज हो रहे हैं वो कैपिटल गुड्स हैं, जो कैपिटलाइज नहीं हो रहे वो कैपिटल गुड्स नहीं है, तो वो इनपुट में आएंगे। यानी कि कैपिटलाइज कौन करेगा? सप्लायर करेगा। तो ये तो सप्लायर के हाथ में हो गया कि वो गुड्स को कैपिटल गुड्स ट्रीट करे या इनपुट ट्रीट करे, बट टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये तो है ही, टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सप्लायर के हाथ में है, सप्लायर के हाथ में है भी और नहीं भी है, क्योंकि जब आप कैपिटलाइज करते हैं तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया और आपने कहा कि ये तो इनपुट्स हैं क्योंकि हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे, तो ये कहना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट भी हो सकता है। कुछ और क्वेश्चन आ गए, फिर ये जीएसटीआर 9 से रिलेटेड ही है, मैंने बताया आपको जीएसटीआर 9 वाला क्वेश्चन। इज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग? अभी आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पे, बहुत डिस्प्यूट है, एडवांस रूलिंग भी है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कहाँ इनपुट टैक्स अवेलेबल है, कहाँ नहीं है, समझते हैं उसको। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिवर्सल ऑफ आईटीसी? सर ठीक है, अच्छी बात है, आपने पूछा है। इस आईटीसी के बीच में टेस्ट चेंज किया है। I think it is good that some humor has been created. So if you are reversing the ITC, the section 50 subsection 3 talks about the matching concept, and if the reversal is not due to the mismatching, the rate of interest should have been 18, but the department is to be claiming as 24%. Why the reversal is there? If it is due to mismatching, then rate of interest is 24%, and generally it is treated that reversal of ITC attracts the 20%, 24% rate of interest. Although it is a litigated issue, it is not so much clear that we can say it is 24%. तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन के बाद हम आगे चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैपिटल गुड्स क्या होता है आखिर। कैपिटल गुड्स, सेटिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, एक्सपेंसेस, ये एक एक चीज़ बहुत डिस्कशन आप सोचिएगा, आपको बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होंगे। तो ये इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं है कि इसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो आखिर क्या है? क्या वो कैपिटल गुड्स है? न्यू प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं आप, उस प्रोजेक्ट में सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती हैं, इनपुट्स भी होते हैं, और सबको आप कैपिटलाइज कर देते हैं, तो क्या कैपिटल गुड्स हो गए? यदि आपने सारे प्रायर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो एक्सपेंस है, या प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, या प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन है, तो यदि आप कैपिटलाइज कर रहे हैं तो क्या जीएसटी की डेफिनेशन के लिए भी वो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे, वो इनपुट से बाहर हो जाएंगे? तो ये आपको ध्यान रखना है।
और एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो एक्सपेंस इनकर्ड हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट और कंपोनेंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट। फॉर एग्जांपल एक जनरेटर है, जनरेटर में एक पर्टिकुलर पार्ट है, सपोज जनरेटर में एक पार्ट है अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर यदि आपने रिप्लेस किया, वो खराब हो गया, तो क्या वो रिप्लेसमेंट कैपिटल गुड्स है? तो ये सारे आंसर एज एन अकाउंटेंट आपको देने पड़ेंगे, एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल देने पड़ेंगे। जीएसटी लॉ में तो सिंपल एक डेफिनेशन कैपिटल गुड्स की दी है, उसको आपको समझना पड़ेगा केस टू केस बेसिस। एक और डेफिनेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है जो हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो आईटीसी रिवर्सल के टाइम पर काम आती है, और वो डेफिनेशन है एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन। और एग्जम्प्ट सप्लाई में यदि हम देखें तो एग्जम्प्ट सप्लाई में क्या क्या कवर होता है, जो नील रेट ऑफ टैक्स है वो भी कवर होता है, which is wholly exempt from tax under section 11 और 6 of the IGST Act है। यानी कि exempt supply जो है सेक्शन 11 में, यानी कि जो नोटिफिकेशन 12/2017 है या 2/2017 गुड्स के लिए है, वो एग्जम्प्ट सप्लाई है, वो भी एग्जम्प्ट हैं। या जिन पे नील रेट है, यदि रेट की नोटिफिकेशन में नील रेट ऑफ ड्यूटी असाइंड है 11/2017 में, यदि नील लिखा है, तो वो भी एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है। और उसके अलावा नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जम्प्ट में कवर होती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई की अपने आप में एक अलग डेफिनेशन है। तो यदि हम 1 मिनट में जल्दी से यदि हम कंडीशंस देखें कि सेक्शन 16(1) क्या कहता है, सेक्शन 16 जो मेन कोड है आईटीसी का, आईटीसी लेने के बारे में, वो क्या कहता है, तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट। तो ये एंटाइटलमेंट जो आया वो सेक्शन 16 से आया, ये बेनेवोलेंट प्रोविजन है, ये एक प्रोविजन, इनेबलिंग प्रोविजन है, जिससे कि रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी का क्रेडिट मिल सकता है, और उसके बेस पे वो आईटीसी को यूज भी कर सकता है। और आईटीसी जाएगा कहाँ? आईटीसी जाएगा ई क्रेडिट लेजर में, ई क्रेडिट लेजर PMT2 में वो आईटीसी जाएगा। और बाकी कंडीशंस हमने देखी। एक सबसेक्शन 2 है विच इज़ मच टॉक्स्ड अबाउट, जिसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। ये 4 कंडीशंस हैं, क्लॉज A, B, C, D, उन चारों में क्या डिस्कशन किया है। तो आखिर रजिस्टर्ड पर्सन को कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आईटीसी लेने से पहले फुलफिल करनी है, एंड दैट इज नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। यानी कि जब तक सबसेक्शन 2 की कंडीशन पूरी नहीं होगी, तब तक ये जो इनेबलिंग प्रोविजन है, तब तक ये इनेबलिंग प्रोविजन नहीं माना जाएगा, और हम ये नहीं कह सकते कि आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। तो क्या कंडीशंस हैं ऐसी? यदि हम शॉर्ट में देखें, नटशेल में देखें कि क्या कंडीशंस हैं ऐसी, तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए नंबर 1 कंडीशन है कि ही इज इन पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस। टैक्स और इनवॉइस उसके पास होना चाहिए यदि वो क्रेडिट ले रहा है तो। अच्छा, क्रेडिट लेते कैसे हैं? मैंने शुरू में बताया, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके बेस पे आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, और वो तरीका केवल एक ही है। तो और वो तरीका है GSTR 3B फाइल करके आप क्रेडिट ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन है he has received the goods or services और both, या फिर डीम्ड रिसीप्ट। तो डीम्ड रिसीप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, डीम्ड रिसीप्ट के कॉन्सेप्ट को उसको समझेंगे जहाँ पे बिल टू शिप टू के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वहाँ पे जो मिडिल मैन है उसके केस में डीम्ड रिसीप्ट मानते हैं, जिससे कि ये चेन आईटीसी की चलती है। तीसरी कंडीशन है कि टैक्स चार्जेस ऑन सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और बाय आईटीसी। जो टैक्स है वो पे हो गया आना चाहिए, चाहे वो रिवर्स चार्ज में पे हुआ हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सप्लायर नहीं पे किया हो, और ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है कि रिसिपिएंट नहीं पे किया हो, पर एक्चुअली पे हो जाना चाहिए। कैसे पता पड़ेगा कि सप्लायर ने टैक्स पे किया है? हाउ डू यू नो दैट द सप्लायर हैज मेड द टैक्स ऑन द इनवॉइस फॉर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू आर क्लेमिंग द आईटीसी? Do you have any clue? We have the detail about the filing of 3B. We have one document called GSTR 2A, in which the invoices are being reflected. Prima facie, we can be assured that if the invoice has been uploaded by the supplier,
then he must have paid the taxes on it, but it is not the conclusive evidence that we can claim that the supplier has paid the tax and the conditions prescribed in section 16(2)(c) has been fulfilled. Now the department is thinking over of linking the GSTR 3B with GSTR 1. Now what they are thinking that whatever tax you declare in 1 will be auto-populated in 3B. Actually, it is a matter of new return system that will take care of invoice level matching of taxes paid and ITC claim. Even if the 3B and 1 are linked, it will not be giving you the answer for invoice level whether the tax has been paid or not. Only the thing is that you can match the total tax which has been declared in 1 and the total tax which has been paid in GSTR 3B. And that tax may belong to earlier period also, as the circular has been issued in 2017, last is 29th of December. Yes, can you hear me? Can someone tell me? Yes, sir, we can hear you. Yes, yes. I think there was some technical issue and I am here again. So now the issue was that these are the conditions which is recipient or the registered person need to fulfill before taking the credit. Some of the question which I was just referring, we are the liquor trader and also registered in GST. Can we claim the GST refund for liquor business? How you can claim the GST refund? Refund comes after eligibility of ITC and with the conditions prescribed in section 54. And liquor is not liable to GST. Liquor is exempt supply. Against exempt supply, there is no ITC available. When there is no ITC, there is no question of the refund at all. One more question has come that registered taxpayer service provider, non-GTA, has a commercial truck and received the transportation charges on his truck, on which RCM tax paid by service recipient is taxable, received or exempted supply in the hands of the service. Non-GTA, you know, non-GTA is not covered under RCM. Non-GTA, most of the services are exempt. If they are providing the truck to the transporter, that is exempt. If they are providing the services to the individual unregistered person, that is also exempt. But certainly, it may either may be an exempt supply in the hands of the non-GTA provider, or it may be a taxable supply. We are liquidator again. Only doing liquor business can we claim? No, no, not at all. In case of a trader, GST on purchase of vehicle is not available. Whether GST on repair insurance is available. If the GST is not available for purchase, it is not available for repair maintenance also. That also we are coming. I think I will go little fast now so that we reach to those litigated issues, which might you have many questions. And this is the deemed receipt of goods and services. This is the explanation which has been inserted or substituted in section 16(2)(b), where the bill to ship to scenarios has been covered. And what are the documents on the basis of which you will claim the ITC or the tax invoice or any other document? The documents has been prescribed in Rule 36. The first and foremost document is the tax invoice issued under section 31 by the supplier. Second is the tax invoice issued by the recipient.
when recipient is making inward supply from unregistered supplier, then he will make self-invoice, and self-invoice is also eligible for ITC credit. Debit note issued under Section 34 is also a document on the basis of which the ITC can be claimed. Bill of entry under the Customs Act is also the document on the basis of which IGST credit can be claimed, and the invoices issued by the input service distributor ISD or the credit note. These are also document on the basis of which the credit can be claimed. And if you see, there are two proviso also for claiming the general conditions for claiming the ITC, that in case the goods is received in lot and parts, it means the invoice is one, but the goods has been received in parts. When you receive the last installment of the goods, then you will claim the whole credit of the invoice. And second, there is a condition, and which is very, peculiar condition, although there was a discussion in the GST Council and there was a consensus was made by the council that this provision should not be there, that where the recipient fails to make the payment within 180 days from the date of invoice, then ITC claim shall become the output tax liability along with interest. It is not only that the original ITC, but along with interest. But anyhow, the government didn't accept the recommendation, or there was no consensus on the recommendation, and the provision remains. And in this COVID scenario, this provision is still there, and it is creating a lot of issues that when the payment has not been made within the time prescribed. But if you see the intent of Section 168A, where the notification 35/2020 has been issued, and in the month of April, that the time limit has been extended till 31st day of August. So I think this benefit can be taken for this also, and if the payment is made up to 31st of August, then you can claim the benefit. And then we come to the conditions for taking further conditions, that there should not be any depreciation on the GST part. It is not like that you are not claiming the depreciation on the value of the whole of the asset, but it is only the GST part is there. And where, this is the time limit, this is the limitation, this is very important. 16(4), and there has been a proviso also inserted. There has been a temporary relief so far as the ITC related to 17/18 is concerned. What is the sunset clause? What is the limitation? That you cannot claim the ITC after the due date of the September of the next financial year return or the filing of the annual return, whichever is earlier. This is the sunset clause. I referred it while the amnesty scheme relating to filing of GSTR 3B from July 2017 onwards till January 2020. April 2019 to January 2020, you can claim the ITC because it is well within the time. And this was the relaxation given for the financial year 17/18 till the due date of the March return. March 2019 3B return, the relaxation was given. And now we are coming to the very important part and the most litigated part. And some of the questions I have already seen here, partly answered also. What are the block credits under the GST law? Block credits which has been specifically blocked by the provisions of the law. The lawmakers have power. The government has power to make the legislation. GST Council has power on the basis of which the law has been made. Yes, but the interpretation is on the courts. If any law has been made, any block credit provision has been made, and the interpretation of that language is on the court, how they interpret. And while doing the interpretation, the intention of the legislature also keeps importance. And many times the memorandum is seen that how the provision was inserted, what was the background behind which the provision was inserted. The one question has come that, so what is the last date to claim the ITC for 1920? You are still having the time for due date of September return. September return due date
is 22 or 24th of the October, by that time you can claim the ITC for 1920 under 16.4, because that is not coming under the COVID relief, because it will end on 31st of August as of now. And second, one more question has come, that what is the time limitation of ITC interest for 17-18 RCM if paid now? This is all litigated issue. Although my opinion is that if you are making a payment of 17-18 RCM now, the ITC should not be available. And some of the views are there that ITC can be claimed even if it is paid late. But once there is a requirement of self-invoicing, and self-invoicing has to be done based on the receipt of goods or services, and it is not based on the payment of tax, then time barring is coming under section 16.4. And then in block credits, we have the non-business purpose where the ITC cannot be claimed, 17.1. Then we have the exempt supply, like liquor is exempt supply against the liquor against the exempt supply, because the liquor is a non-taxable supply. It is not leviable to GST, and it is a part of exempt supply. So that is second case is exempt supply reverse. Third is the negative list for ITC 17.5 is there. We call it block credits. There is some cases where the ITC will not be available. Then we have the block credit under various notifications, and mainly the notification 11/2017. When there is a concessional rate, suppose rate has been provided to the canteen or restaurants or any other food joint 5% without the benefit of ITC, then this ITC is blocked. And once ITC is blocked, that turnover becomes exempt turnover so far as the reversal of ITC is concerned, that we will also see. So that is also very important part. And 17.1 is simply says that there are basically two limbs. Confusion is also there for 17.1, whether you will not claim the ITC or whether you will pay the output tax in certain overlapping provisions. So just I have a quick view on it. Sir, can we claim ITC for any goods inputs used for furtherance of business? Yes, I told you, if you fulfill the conditions in section 16, if you are not covered by the mischief of section 17, block it. If it is not blocked, certainly you can claim the ITC. And then, very important is that where the goods or services both are used by registered person, partly for the purpose of business and partly for other purposes, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the business purposes. So only you can claim the ITC if you are doing business. And even if you are doing business, then you will see whether you are making any exempt supplies. Even if you are making exempt supply, then you need to reverse the ITC. Even if you are not making exempt supply, your supplies are taxable, then you will see whether the ITC is blocked or not. If it is blocked, then also it will not be available. It means the conditions are cumulative. You see the definition of input service and capital goods. Then you see the furtherance of business condition. And after furtherance of business condition, you see the eligibility condition, you see the block credits. And that is the cumulative effect by which you determine that whether the ITC is available or not. And there is one deemed service in para 4B of the Schedule 2. Schedule 2, I was discussing that the schedule of the CGST Act, supply of service or supply of goods, and whereby or under the direction of a person carrying on business, goods are held or used for the purpose of the business, are put to use, any private use, or made available to any person for use, not for a consideration. The use or making available of such goods is a supply of service. If it is a supply of service, then whether there is any output tax requirement or you will not claim the ITC. If it is a case of related person, the liability of
input tax is coming. And if it is a general, further come to subsection 2, which is the restriction on availability of the ITC, where the registered person is supplying taxable as well as exempt supply. And when the exempt supply is there, the reversal has to be there, and there is a rule 42 or 43 of the CGST rule, then you need to reverse. But for exempt supply, the zero rated supply will not be considered. And zero rated supply basically is a supply to for export or supply to SEZ. These two types of supplies are the zero rated supply, for which you need not to reverse the input tax credit. And exempt supply, if you see, the definition has been given in 17.3. Apart from the definition which we have discussed just before in the definition section, there is further enhancement of definition in section 17.3 for the purpose of only and only for the purpose of reversal of ITC, and the value of exempt supply under subsection 2 shall be such as may be prescribed. The prescribed is under section 2, but it shall also include, and what it will also include, it will include the RCM supply where the recipient is liable to pay tax, transaction in securities, sale of land or building. And this is very harsh when you have the sale of land during a particular year, and the value of land will be treated as exempt supply for the purpose of reversal of ITC. And many of us may not be doing it at the time of reversal, because we need to see the balance sheet of the client very carefully at the year end. Suppose now we are finalizing the balance sheet of March 20, we need to see it carefully whether there is any sale of land and building during the year. If there is any sale of land and building or security, then ITC reversal can be there and it needs to be taken care of. I have summarized this provision that supply taxable under RCM. In case of securities, it is the 1% value of the security. Land, sale of building, except in case of builders, because that is not the exempt supply. And then the value of supply or at concessional rate, I gave you the example, those all restaurant services or canteen services, those all will become exempt supply so far as reversal of ITC is concerned. And but the Schedule 3 supply will not be included in the reversal. And thank God that the Schedule 3 has been modified to include the high C sale and all related transaction where you need not to reverse the ITC. Now coming to certain advanced ruling and issues in this reversal. Before that, I think there is one query. Difference between exempt, nil rated, zero rated, non-GST supply. I have one chart prepared, and I'm good to know that you are having interest in these clarifications. You know, the definition of exempt supply is very wide. This includes nil rated supply. This includes non-GST supply. This includes wholly exempt supply. So exempt supply is including the nil rated supply, non-GST supply, and exempt under section 11 of the CGST Act. But this zero rated supply is altogether different. You cannot compare apple with oranges. Zero rated supply is export supply to SEZ. Why we are calling it zero rated? Because zero rating is a concept in foreign trade policy. If you do the zero rating, then your exports become competitive. Because in WTO there are restrictions and there are agreements signed between the countries that you cannot prevent import or export to a particular country. And if some country is exporting to your country, you cannot prevent unless you have a bona fide reasons or anti-dumping or other provisions. So that's why to make the export competitive so that exports are encouraged, so they give the zero rating. So that is totally different. Advanced ruling is applicable on all taxpayer, only on the applicant. Sir, only on the applicant. A person is providing taxable services covered under RCM. How to show this in 3B, as it does not accept GST return amount as nil.
Why not? I think there is no reason of not showing. It is, taxable supply, but the tax is nil, or you can show it as exempt or nil rated supply to avoid the confusion. There is no such prohibition. But in new return system, they are removing the requirement of filing RCM supplies to the supplier. And supplier need not to file once the new return system is implemented. In this case, you can, for the time being, file with the exempt or non-taxable supplier. This is one, advanced ruling in GBK Lands Private Limited, West Bengal. And the issue raised was regarding the eligibility of credit on packing material, which is to be used in exempted supply till they are into their stock. And ITC, while transferring goods between their own branches, multiple taxes on transfer of goods or other branches of the applicant. What the issue was that packing material was being purchased and it is to be used against the output supply, which is exempt. If it is exempt, there is no ITC. But for other branches, they were supplying the same packing material. And when the packing material is supplied from one branch to another, there is a GST liability. If it is between the different registration, if it is in different states, can they claim the ITC on this input tax credit? And the answer is yes. They are entitled to claim the ITC on exclusive taxable supply of such making material made to their own branches. And the matter went to the appellate authority, and appellate authority only slightly modified. Only they added that no input tax credit, however, will be available for supply of goods or services at zero value when there is a supply between the distinct person and the value has been taken as zero, because there is a proviso to the valuation rule that if the value of supply between the distinct person has been treated as some value has been, that will be treated as open market value, that in that case the ITC will not be available. Then we have rule 43 and 42, on the basis of which the ITC reversal is being done. Those rules are exhaustive rules, whereby the formula mechanism has been provided for the reversal of ITC, and that is a comprehensive rule in itself. Now, I think this 17(4) is specifically applicable for banking companies. This is a special provision where the banking companies has been, the benefit has been given to go for a special provision. The special provision is that they can claim the 50% of the eligible input tax credit. Rather than claiming the normal credit as per the provisions of section 16, read with 17, they can straight away, because there is in banking, there is an exempt supply as well as the taxable supply, and that's why this special provision has been given. And on this question itself, there was a advance ruling, Gujarat National Dairy Development Board, and they asked the question whether the NDDB can be considered as financial institution for the purpose of this section. And the ruling was there that can be considered as financial institution for the purpose of availing the credit to the extent of 50%, because they were involved in mainly the financial activities. So hence the advance ruling was in favor of the supplier. Then we further have a recent advance ruling in Uttar Bihar Gramin Bank. This is June 30th June advance ruling, and the case is input tax credit inward supply for the purpose of banking business. Whether this Uttar Bihar Gramin Bank should be treated as banking or not. So they said that banking benefit of section 17(4) of banking regulation should be allowed, and they can very well take the benefit of section 17 subsection 4. Now coming to the one of the most important part of the ITC, that is section 17(5),
And section 17(5) blocking is very stringent, very important. One more question has come. Is ITC on purchase available if the said goods export outward supply? Yes, if you are exporting the goods, you can claim the ITC, and you can claim the refund also ITC, or you can make the payment of IGST at the time of export and utilize the ITC. And there is one further question. In case of sale of goods at less than the purchase cost, whether any compliance component of ITC availed on purchase has to be reversed? The answer is no. There is no such provision that if you are selling the goods at less than the purchase cost, whether you need to reverse the ITC. But you know, valuation rule is there. You need to check the valuation rules properly, that you are not stuck in any other provisions. As recently in case of export of goods under LUT, there is one provision for claiming the refund has come, and that provision is talking that while calculating the refund, the export turnover will be restricted to 150% of the rate of domestic supply. So that is a separate issue altogether, but valuation is nowadays become important, and many litigations are bound to happen. But there is no such provision that if you sell lower, then you need to reverse it. And if we go to the block credits, generally, what types of items are there where the credit is blocked? And it is motor vehicle mainly for transportation of person. Transportation of person means motor vehicle, motor car. Those are the main, very important item where the 28% GST and cess is there, and 28% is the very heavy amount of ITC amount of tax which has been blocked. Vessel and aircraft. Then we have the services of general insurance, servicing, repair, maintenance related to those motor vehicle. That is also blocked. Leasing, renting, hiring of motor vehicles, vessel, aircraft, that is also blocked. Beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, that is also blocked. Food and beverage, outdoor catering, life insurance, health insurance, membership of a club, health, fitness center, travel, benefit extended to employees, and works contract service, construction of immovable property. These are mainly block credit. Apart from this, we have the tax paid under composition, which is blocked. Supply received by non-resident taxable person except imported goods by him is blocked. Personal consumption, if there is any goods, that is blocked. If any goods has been lost, stolen, destroyed, written off, that is blocked. And tax paid under section 74, 129 and 130, that is blocked. And mainly that I would rather like to discuss on the question answer basis, that what types of issue are coming in these block credits. And the first of all, we are discussing the motor vehicles. And motor vehicle is that there is no ITC on motor vehicle under clause A. Inputs tax credit shall not be available in respect of motor vehicle for transportation of person having approved sitting capacity of not more than 13%. If it is a motor vehicle where more than 13% can sit, yes, the ITC is available. And it is not only that ITC is blocked for purchase of motor vehicle. If you hire those motor vehicle, if you take on rent those motor vehicle, then also the ITC is blocked, and we need to take care it very carefully, because otherwise the late interest and reversal of ITC will be required. And motor vehicle and conveyance has been defined, that is the definitions. Now, coming to cases where the ITC is allowed on motor vehicle for transportation of person having the sitting capacity of more than 13%. These are the cases where the ITC will be allowed when they are used for making the following taxable supply. One is the further supply of such motor vehicle. If there is a buying and selling of motor vehicles, the motor vehicle dealers, yes, the ITC will be available, there is no question. Transportation of passenger, if he is involved in supply of transportation of passengers,
Means if the taxi operators, rent-a-cab operators, they can go for the ITC route. There is no prohibition, even if the sitting capacity is not more than 13%. Imparting training or driving then also the ITC can be claimed by the supplier. And then we have double A clause also for the vessels and aircraft, that the ITC on vessels and aircraft is also not applicable. If you see the motor vehicle which we were just discussing, they are saying for passenger. And if the motor vehicle is the goods motor vehicle or any other specific motor vehicle, the trailers, the dampers, or all other motor vehicles, the ITC has not been blocked. This definition was amended, and the drastic amendment was made because there were so many issues which were coming on. Now the issues has been almost settled that all other vehicles which are not meant for passenger are eligible for ITC, and passenger also, if more than 13% can say it is eligible for ITC. Up to 13% including driver, there are exceptional cases. And a similar manner, the aircraft and vessels also, the credit is available. I am not going in much detail because we all know, and we can have the specific issues. And further, relating to repairs and maintenance of motor vehicle, clause AB has been inserted, and which talks about that the services of general insurance, servicing, repair and maintenance, so far as they relate to motor vehicle or vessel or aircraft referred to in clause A or AA. If ITC is not available under clause A or AA, then ITC will not be available for insurance, servicing, repair, etc. in clause AB also. But if the ITC is available in clause A, it means the case is in exceptional cases, then the repair and maintenance ITC will also be applicable. Then where the motor vehicle or vessels or aircraft referred to in use for the purpose specified therein, there are cases where the ITC is not available, that we have already discussed. And further, there is clause B. And in clause B, there are certain items. And I would like to read that food and beverages. There is no ITC available on food. What is the definition of food and beverages? Whether water comes under this definition, integrated water should not be there, only beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicle and vessels. There is no ITC. And so far as the blocked ITC for personal nature of services is concerned, there has been a proviso that it will be available if it is used for making the outward taxable supply of same category of goods or services or both, or as an element of taxable or composite mixed supply. In the previous cases, in all these cases, the ITC will be available in clause B, where it was related to the beauty treatment and all that. In these cases, the ITC will be available if it has been, used for making the outward taxable supply in the same or any other category. So in this manner, there are other restrictions also in clause B. The membership of a club, health and fitness center, no ITC available. Travel benefits which are extended to employees on vacation, no ITC available. Or the there is one proviso that if it is obligatory on the part of the employer, then the ITC can be claimed. And this proviso is also need to be understood whether this proviso is only related to the item number 3, or it will be whole applicable to all the 3 items of the clause B. But it is just below the 3rd item. But the language says that it will be applicable for item 1, 2, 3, all the 3 cases. So beneficial construction should be available for the supplier. And then coming to the critical area where the negative list
for claiming the ITC related to works contract service is concerned. And there are two clauses, C and D, where the restriction has been imposed. And the restriction imposed is very important, whether you construct the immovable property yourself or whether you get it constructed by a third party on works contract service basis. If you are giving the contract inclusive of material, then also it is blocked. If you are purchasing goods separately and having the services separately, then also the ITC is blocked. Now, in the meantime, I have got some questions. Let's see what those questions are. Sir, how to track the vendors are depositing GST amount or not? That already I have answered. And in detail, I have tried to tell you that there is no matching available, whether actually it has been paid or not. Only you can find out whether the invoice is there in 2A or whether the GST or 3B has been filed or not. And the department is now linking the 3B and 1 or wait for the new return system that will come. But prima facie, when it is reflecting on 2A, you can presume that as there is no method available to that, you can presume that the supplier is making the payment of taxes subject to exceptions. ITC on construction of rented property. Coming to that, I'm coming to advanced ruling also. Use for factory which is booked, repair and maintenance not capitalized. ITC on construction of rented property, works contract service used for factory which is not capitalized. If you are not capitalizing, the restriction will not be applicable. We are on that clause only, and you can claim subject to conditions. Elaborate the works contract and job work treatment under GST only related to ITC we will discuss here today. In case of insurance policy taken for workers, whether ITC is available, I told you if it is mandatory under any law for the time being in force, yes, it is available, otherwise not available. The works contract service which we are discussing, now move on further. This is the explanation and which defines the construction. And construction includes the reconstruction, renovation, addition or alteration of repairs to the extent of capitalization to the said immovable property. The answers to many questions lies here. That the restriction is on construction and construction is to the extent of capitalization only. If it is not capitalization, it is not construction so far as section 17(5) is concerned. I'm not saying it is not construction otherwise. If it is not construction for this, section, and you can very well claim the ITC if all other conditions are fulfilled. So that is the trigger. And further, if you see, because in claiming the ITC, there is a availability for claiming the ITC so far as the plant and machinery is concerned. And if you see these two clauses, in bracket it is written other than plant and machinery. It means for plant and machinery, you can claim the ITC, but what is the definition of plant and machinery? That is important. And that is the explanation to section 17. Below section 17, the definition of plant and machinery has been given, but that is only for the purpose of this ITC chapter. Plant and machinery means apparatus, equipment and machinery fixed to the earth by foundation or structure or support that are used for making outward supply and includes the foundation structure, but specifically excluding the land, building or other civil structure. Telecommunication towers, pipeline laid outside the factory premises, very harsh formula. All telecom towers are out of the definition of plant and machinery. If it is out of the definition of plant and machinery, we have to see whether it is construction, and it is coming in the definition of construction. If it is a construction and it is immovable property, then you are again out. Now the litigation will keep on going whether the telecommunication tower are immovable property or not, whether the pipeline laid outside the factory is immovable property or not. Lot of litigation has already been done under existing law, and it is supposed to happen in GST.
Now coming to discuss a advance ruling to elaborate the issue further. This is at Trival Amusement Park. This is the 9th June advance ruling. Madhya Pradesh Advance Ruling Authority. What was the question? It is an amusement park, water park. The question is whether we are eligible to take the credit of input tax paid on purchase of water slides. Water slides are made up of strong PVC. Water slides are installed on steel and civil structure. Credit of tax paid on input goods or services used in construction of this support structure will be available or not. Very pertinent question, important question. First of all, whether it is construction, yes, it is construction. Whether it is immovable property, it seems to be immovable property. But if it is covered in plant and machinery, it is excluded from the clause C and D. And definition of plant and machinery we have seen. And as per the definition, we need to answer these questions, and the advance ruling in these two cases answers in affirmative, positive. Yes, the ITC will be available. The water slides will be treated as apparatus, equipment and machinery, and hence the ITC will be available. And the civil structure which will form part of the plant and machinery, because by the civil structure only these slides can work. The answer has been given in affirmative. Further, there were two more questions. Whether the area development and preparation of land on which the water slides are erected, the ITC will be available, or the credit of input of goods or services used for construction of swimming pool, wave pool, as water slides directly run into the pool. So the answer in these two cases is in negative, that area development and land development is specifically excluded from the definition of plant and machinery. Buildings are not covered, lands are not covered. Only those buildings which is the foundation of that apparatus or equipment is covered. Otherwise, buildings will not be covered. And for swimming pool also, the answer goes in negative, that even though the slides are running into the pools, but these swimming pools are buildings. These are the separate altogether, and pools are not support structure for slides, and the ITC will not be available. So very classic judgment. You see the water park, the cost of swimming pool and land development, no ITC. The cost of slides, ITC, as per this advance ruling. As I have already told you, so far as the applicability of advance ruling is concerned, it is only the case specific, not for all the suppliers. But we are discussing here for learning the GST law. We can litigate even after the advance ruling is pronounced. There are a lot of discussion. We can go and we can litigate. Yes, the swimming pool should also be treated as the part of the plant and machinery, and ITC should be available. One more advanced ruling, that is Jabalpur Hotels Private Limited, and that is 8th June 2020, Madhya Pradesh Advanced Ruling Authority. The question is very pertinent, important. Input credit on purchase of lift would be available to hotel as it has been used in the course or for the furtherance of business. The answer is no, as per the advance ruling. What is the logic behind it? You can read this. I am only reading first line. The lift therefore becomes part of the building and is not a separate thing per se. It becomes part of the building. And in respect of the solitary question, we hold that the input tax credit of tax paid on lift procured and installed in hotel building shall not be available to the applicant, as the same is blocked in terms of section 17. One more advanced ruling, section 17. This is Tiwari Warehousing Company Private Limited, West Bengal. This is February 2019. Issue: then whether input tax credit is admissible on inward supply for construction of the said warehouse. Very pertinent question, very important question. The applicant is stated to be supplying warehouse services, is constructing a warehouse on leasehold land
using prefabricated technology according to the applicant. It can be dismantled and reconstructed at a different location. The point was made up, tried to be made up. It is not a movable property. I am constructing a warehouse, and this warehouse is meant for leasing, and it is also being constructed on the leasehold premises. But the answer goes negative. No credit. Therefore, immovable property and the input tax credit not available on inward supply for its construction. Warehouse construction, whatever cost has been incurred, that is ITC is not available because it becomes immovable property. Even though it is on the leasehold premises, even though it is for the purpose of leasing out, you will be, earning the rent. On that rent, leasing charges of warehouse, you will be paying the 18% GST. Barring all these, the answer has been put in the negative, and there is no credit available. We are short of the time. We are just going to close because the issue is so interested. Then we can keep on discussing. And with this one more advanced ruling, that is basically the West Bengal dated 8th January 2019. And the issue was whether input tax credit is available for lease rent paid during pre-operative period for the leasehold land. Now, in earlier case, it was the cost of construction of warehouse. Now it is the lease rent of the land on which the hotel project was to be, resort project was to be constructed. And it will be capitalized, and the ruling came in the negative, and ruling says input tax credit is not available to the applicant for lease rent paid during the pre-operative period for the leasehold land on which the resort is being constructed on his own account to be used for furtherance of business when the same is capitalized. The credit was not available. In the similar manner, there was a case of Maruti Ispat on 9th of October 2018. And there were 4 questions, and all the answer goes into the negative answer. The questions only I'm reading answer is the ITC is no. Whether we are eligible to take GST input for installation foundation of plant and machinery. The answer is no. Whether we are eligible to take GST input services which are used for installation foundation. No. Whether we are eligible to take GST input on goods which are used for protection by creating shades for plant and machinery. Answer is no. Whether we are eligible to take GST input on services which are used for protection, creating shade. If you see the whole advanced ruling, you will find the logic. But I'm not saying this is, beyond the dispute. Any dispute on this can be raised, and advanced rulings are generally, we see, are coming pro revenue. But if you see the latest advanced ruling, which was in case of the water park, which just I have referred with you, in that case, it is partially in favor of the supplier also. And I think I tried to justify the topic, as the topic itself is a very big topic, and I tried to cover up as many edge cases as possible. And I will be dealing in questions if you have certain more questions. With this, I am thankful to the East Delhi Study Circle for giving me this opportunity. Although we are very near to each other, and professionals also are very near to me, and many times earlier also I have been there. So thanks to the founder, convener, and convener of the study circle. Thank you to all of you. Thank you, sir. Thank you so much. There Over is to no DDG. question if you, okay, Yeah. there is no question, Yeah. but Yeah. some compliment has been made. Thank you Yeah. for giving compliment. Over to DDG, sir, please. Sir. हाँ जी सर.
हाँ ये सर, अभी वो तो वोट चल रही है आपकी? नहीं, इट्स ओवर, खत्म हो गया। अच्छा, नहीं नहीं ओवर हो गई, लेकिन थैंक यू मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नहीं, मैं थैंक यू अच्छा, अब वो ओके, अब ओके हो गया। नहीं, लोग ये दे रहे हैं लिख के, ये तो स्पीकर ने थैंक यू दिया है आपका। कम्प्लीमेंट है ना। ये सब आया था, प्लीज शेयर द स्लाइड, गोपाल दत्त शर्मा जी कह रहे हैं। नहीं, स्लाइड तो मिल ही जाएगी, जब भी कोई देखोगे slide- तभी दिख जाएगी आपको। करेक्ट, सारी चीजें। चलिए सर, मैं समझता हूँ अनस्टॉप जो है करीब 2 घंटे पूरा आप लोगों ने आनंद उठाया है, 1 घंटा 55 मिनट का। जी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है संदीप? नहीं सर, अब क्वेश्चन नहीं है, काफी क्वेश्चंस थे, रिजॉल्व हो गए सारे। साथ ही हो गए हैं। जी। चलो सर, वेरी ग्रेट। मैं ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्किल की तरफ से सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उसकी तरफ से रोहित वासवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्ताव पास करता हूं। आप सब लोग एक बार अगर सामने होते तो तालियां बजाते, तब भी बजा सकते हैं। बहुत थैंक यू वेरी मच वासवानी सर। मैं समझता हूं कि बहुत सारे डाउट्स लोगों के क्लियर हुए। और संदीप शर्मा जी, आप डेफिनेटली आपने बड़ा अच्छा संचालन किया। और वासवानी जी का अगेन धन्यवाद इसलिए कि एक शॉर्ट नोटिस पे वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं हमारे स्टडी सर्किल के लिए, मेंबर्स के लिए, प्रोफेशन के लिए। तो आपका बहुत बधाई सर, दिल से बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। यस संदीप जी। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सेमिनार रहा, और खासकर जो वे ऑफ स्पीकिंग रोहित जी का है, जो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले वो पूरी बैकग्राउंड बनाते हैं, तो बैकग्राउंड इन्होंने जो बनाया वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया, और बैकग्राउंड बनाने से और अंडरस्टैंड करने से टॉपिक समझने में बहुत हेल्प मिलती है। इट वाज अ वेरी गुड। प्लस इन्होंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए, खासकर एआर के जो एग्जांपल दिए और अदर एग्जांपल दिए, बहुत बढ़िया रहा। और पार्टिसिपेंट ने भी बहुत ही अच्छी तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखाई अपनी, और साथ ही साथ बहुत अच्छे क्वेरीज की। इसका रोहित जी ने बड़ा ही अच्छे तरीके से जवाब दिया और ड्यूरिंग द सेशन ही ले लिया। और अगेन वेरी बिग थैंकफुल टू रोहित जी, जिन्होंने इतनी व्यस्तता के साथ भी, काफी बिजी रहते हैं बट फिर भी इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला इतनी शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद, पार्टिसिपेंट का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा टू ऑल। थैंक यू।